उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथी भाइयों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाऊ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस फेलोशिप के सभासद साथियों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप। मेरे स्पॉन्सर है जिनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होते रहता है और मेरे परिवार का हर हमेशा मिलने वाला साथ। और आज मैं भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे अपनी एक उच्च शक्ति का परिचय करवाया, एक शक्ति का स्रोत जिसको मैं महसूस करता हूँ हर पल अपने साथ में, हर वक्त अपने साथ में। वो मेरे भीतर ही है और मेरे साथ में हर हमेशा है। और वही है जो मुझे आज ये मद्य मुक्त जीवन बहुत आनंद के साथ में जीने में मदद कर रही है। मेरे जिंदगी को एक दिशा निर्देश दे रही है और हर पल हर क्षण अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का और बेहतर तरीके से जीने का एक रास्ता भी उसी के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ इस धरोहर का, इसके द्वारा ये संभव हो पाया है। उन सब लोगों का जो मेरी जिंदगी को बचाने में और उसको बेहतरीन बनाने में हर वक्त जिनका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। मैं ऑरेंज सिटी ऑनलाइन समूह के सब आयोजकों का हर हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि अपने अनुभव कथन करने का ये मौका मुझे मिलता है, और आप सब भाइयों का कि आप मुझे ये मौका देते हैं और मैं अपने अनुभवों के द्वारा ये कोशिश करता हूँ हर वक्त कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं बेखूबी आपके सामने रख सकूं, ताकि वो प्रक्रिया आप भी अपना लो जो जिसके द्वारा ये हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से जो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस पाठ्य पुस्तक पर जो एक बेसिक टेक्स्ट बोला गया है, या एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे समान व्यक्ति के लिए एक दिशा निर्देश है, या मेरे जिंदगी के या दुनिया में मेरे ही समान जो लोग हैं उनके लिए एक वरदान के रूप में आया है। और पिछले कुछ दिनों से ये अपने जीवन की प्रतिकृति को देखते हुए उसमें सुधार की प्रक्रिया किस प्रकार संभव है, इन संभावनाओं को खंगालते हुए, समझते हुए कि हम वहां तक आ पहुंचे थे जहां पे हाउ इट वर्क्स, और वो निर्णय, वो डिसीजन, वो मन की तैयारी, इच्छा की तैयारी, यहाँ से अब एक विगरस एक्शन, एक जबरदस्त प्यास, या जिसको एक बोला जाता है कि एक प्रकार से एक जुनून मेरे अंदर इस कदर तैयार हो जाता है कि अब मैं वापस दोबारा लौटना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बार यहाँ से मैं लौट के गया हूँ और बार बार लौट कर मैंने फिर से अपने आप को तहस नहस करके जब मैं आया तो वही पहली स्टेप मैं बाहर की दुनिया में ही लेता हूँ, यानी यहाँ से बाहर जाता हूँ तो शराब ही पीता हूँ। और शराब मेरे को सिखा देती है कि किस प्रकार से मैं हतबल हूँ, एक अल्कोहलिक हूँ, एक रियल अल्कोहलिक हूँ। अब अगर मैं शराब नहीं पीना चाहता
अगर मैं अपने इस शराबखोरी को रोकना चाहता हूँ, अपने ड्रिंकिंग को ओवरकम करना चाहता हूँ, अपने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को, जो समस्या मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके आया था, जिसके बारे में मुझे जानकारी दी गई कि मेरी असल समस्या क्या है, उसका इलाज क्या है, और इलाज को मेरे जिंदगी में प्रैक्टिकली मुझे अप्लाई कैसा करना है। मैं आते गया, मैं इस निर्णय पर आकर पहुंचा। आई केम टू बिलीव, एक बिलीफ, एक मान्यता, एक मान्यता के द्वारा एक पहला बदलाव, एक पहला चेंज, और चेंज के द्वारा एक आशा, और वो आशा के द्वारा एक मन की तैयारी, इच्छा की तैयारी, और वो इच्छा की तैयारी के द्वारा एक निर्णय, वही बिलीफ के तरफ आगे बढ़ने की। यहाँ पे श्रद्धा नहीं है, यहाँ पे विश्वास नहीं है, डर है, बहुत सारे संभ्रम है, बहुत दिमाग में बहुत उथल पुथल है। फिर भी यही करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बिल मुझे ऐसे अवस्था में ला देता है जहां पे सजेशन मेरे लिए मस्त बन जाता है। बिल डब्ल्यू मेरे समान व्यक्ति के बारे में इतने गहराई से जानता था कि जैसे मैंने कहा कि अगर एक पूरी धरोहर एक आध्यात्मिक तत्वों का ऊपर आधारित है, और एक तरफ एक संख्या की शक्ति है, अल्कोहलिक्स, जो दुनिया भर में एकत्रित है, एक संघ है, और निरंतर आ रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, एक लयबद्धता के साथ में, एक मधुरता के साथ में, विभिन्न लोग विभिन्नता से भरे हुए, जो शायद ही कभी एक दूसरे के साथ में मेलजोल में रह पाते, वो आज एक मेलजोल के वातावरण में है। ऐसा अटूट बंधन सिर्फ इसी वजह से है कि ये सभी लोग एक बात पर पूरी तरह सहमत है कि अगर वो अपनी जिंदगी में एक उच्च शक्ति को पाकर, उस उच्च शक्ति के द्वारा जीवन जीने के पद्धति को अपनाकर, इस कार्य को अपना जिंदगी का एक धरोहर अगर नहीं बना लेते हैं, तो जान बालिका यानी वो शराब उनको निकलने के लिए और नेस्तनाबूद करने के लिए बैठी हुई है। अपने आप के बचाव की, क्योंकि समस्या अगर वो है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी अगर मेरी जिंदगी में है, वो मरते दम तक मेरे साथ में रहने वाली है, उस शारीरिक अवस्था में वापस लौट के जाना जहां वो भयंकर हतबलता है, एलर्जी है, उसको अगर मेरे को रोक के रखना है, अरेस्ट करके रखना है, तो मेरे को मेरे मानसिकता को, अब परिस्थिति की बात नहीं है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे घर में मेरे साथ में कोई है नहीं है, सब मेरे को छोड़ के चले गए हैं, मेरे को जॉब है नहीं है, पैसा पानी है नहीं है, कुछ भी हो, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मेरे को इस परिस्थिति का विचार न करते हुए मेरे मनस्थिति का विचार करना है। और ये मनस्थिति मेरी ठीक नहीं हो सकती जब तक एक आध्यात्मिक अनुभव को मैं प्राप्त नहीं करता हूं, और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर विकसित होने के प्रक्रिया में नहीं जाता हूं। ये मेरी मनस्थिति मेरी ठीक नहीं हुई, इसमें स्वस्थता नहीं आई, मैंने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं किया, मेरा भावनिक संतुलन नहीं बना, तो निश्चित तौर पर वापस दोबारा मैं उसी दलदल में जाने वाला हूं जहां पर मैं हर हमेशा रहा, और मेरे जीवन का स्तर नीचे गिरते गया, सोच का स्तर नीचे गिरते गया, बर्ताव का स्तर नीचे गिरते गया, चाल चलन का स्तर नीचे गिरते गया, यानी मेरे नैतिकता का अधपतन हो गया। यहाँ पर
एक आध्यात्मिक दिवालखोरी आई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बड़े सटीक रूप से, प्रिसाइजली, एक परफेक्शन के साथ में एक प्रोसीजर जो मुझे देता है, वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। क्योंकि अभी तक के इस सफर में जो भी कुछ भी मेरे जिंदगी में घटा, उसी के ऊपर तो मेरे ये निर्णय आए कि आई हैव टू प्रैक्टिस ऑनेस्टी। अब मैं अपने आप से खुद से वो इरादे नहीं रख सकता जो इरादों में ही खोट रहती थी। जो मेरे इरादे ही हमेशा किसी को धोखा देने के, और वो धोखा तो मेरे ऊपर ही ज्यादा होता था। मेरे इंटेंशंस में ही गड़बड़ी थी, मेरे मोटिव्स ही गलत थे जिंदगी के। और ये ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, यानी वो तीन मूलभूत संकल्पनाएं मेरे जिंदगी की वो बातें हैं जो एक रिफ्लेक्शन है, एक अफर्मेशन है पहले के आई हुई मेरे जिंदगी के एविडेंसेस, प्रूफ्स। मैं प्रूफ चाहता था ना, मैं सिद्धता चाहता था ना। मैं बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो बोल रहा था ना। मैं तो ये बोल रहा था ना, बीज पहले या झाड़ पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले, मेरे वाद विवाद थे ना। मेरे इफ बर्ड्स, सबको तो उसने बाजू कर दिया, सबको तो उसने बिल्कुल नष्ट कर दिया। मैं इस मान्यता पे आ गया, और जो नहीं आया, जितने साल नहीं आया, जब जब मैंने इन बातों को नहीं स्वीकारा, तब तक जाके मैंने शराबी पी। यानी मेरा पहला कदम वापस मैंने शराब पी के ही लिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा पहला कदम तो सिर्फ मैंने समझा, मान्य किया, मगर लिया तो पी के ही। हतबलता तो वहीं पे आई, अस्ता व्यस्तता तो वही देखी, प्रताड़ना तो वही देखी, लज्जित तो वहीं पे हुआ, गिरा तो वहीं पे, नीचे तो वहीं पे गया। उल्टे सीधे काम तो मैंने उसी वक्त किए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर कर देता है कि अगर मैं ये स्टेप्स नहीं लेता हूं तो मैं वहीं जाने वाला। और इसीलिए असल अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम वहां से चालू होता है जहां से ये चौथा कदम आता है। मैंने बार बार कहा, वो निर्णय अगर इतना वाइटल निर्णय है कि मैं ये निर्णय करता हूं, मैं एक अब स्वतंत्रता का जीवन पाना चाहता हूं, अपने बंधनों को मुक्त करना चाहता हूं, अपने मैं से मैं छुटकारा लेना चाहता हूं। ये जो मैंने फंदा मेरे गले में डाल दिया है, ये कैंची जो मैंने पकड़ ली है, जिसमें मेरी ही मुंडी मैंने फंसा दी है, और मेरे ही हाथों से मैं उसको दबाते जा रहा हूं, खूना खून हो रहा हूं, पूरी जिंदगी तहस नहस हो रही है, और मैं वो कैंची को निकाल नहीं पा रहा हूं। अब यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलते हैं पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। एक बिलीफ है ना, बिलीफ, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, सिर्फ बिलीफ ही है। विश्वास के तरफ बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ है, विलिंगनेस से वो बंद दरवाजा खोलना है, ओपन माइंड करना है। प्रिजुडाइजेस, पहले की सोच, पहले की मान्यता, पहले के आइडियाज, अब मेरे को निकालना है ना, दूर करना है ना। मेरे को चेंज चाहिए ना, मेरे को बदलाव चाहिए ना। तो मैं अभी विलिंगनेस से, इच्छा की तैयारी से कि अरे धीरे बाबा बहुत हो गया, बहुत प्रताड़ना हो गई, जेल देख लिया, घरदार टूटते देख लिया, जॉब्स गए, सब हो गया, क्या नहीं हुआ। अब ये अगर नहीं होने देना है तो जो हुआ है उसी का डर पकड़े बैठा हूं, उसी के लिए प्रताड़ित हो रहा हूं। अब यहां पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, मगर मन की तैयारी बहुत जबरदस्त है। और मन की तैयारी अगर जबरदस्त है तो डर कितने भी रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे पूर्वज बार बार मेरे को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में डरने लायक। हम शुरू से ही हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करते हैं, आपके सामने
झोली फैला के भीख मांगते हैं कि इस कार्यक्रम को संपूर्णतः अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में है। एक विश्वास का दायरा तैयार करो, एक मित्र को जोड़ो, एक विश्वास कभी किसी पर मैं रख नहीं पाया। मैं पहले हमने पढ़ा है ये हमने अपनी जिंदगी में असल में ये सब हुआ है, ये देख लिया है। देयर इज अ सोल्यूशन। मेरे समान व्यक्ति के संपूर्ण विश्वास को सर्वसाधारणता कोई भी जीत नहीं पाया। ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे सगे संबंधी, ना मेरे मित्र, ना मेरे शिक्षक, ना वो साइकेट्रिस्ट, अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट जिनको बहुत सारी फीस देके मेरा इलाज करा गया, वो भी मेरे संपूर्ण विश्वास को नहीं जीत पाए। मैं बिना कुछ छिपाए सबका सब उनके सामने कभी अपनी जिंदगी का बारे में बोल नहीं पाया। लेकिन मेरे से पहले आया हुआ एक व्यक्ति जिसने इस धरोहर के द्वारा अपने बारे में संपूर्णतः जो परिचित था, जिसने सच को, सच्चाई को, ट्रूथ को पूर्णतः स्वीकार कर लिया था, क्योंकि ट्रूथ अगर आ जाता है, सच अगर मेरे सामने आ जाता है, तो मैं अपने आप को कभी उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा जिसके वजह से जीवन इतना तहस नहस हुआ। जो पूर्णतः इस कार्यक्रम के द्वारा अपने सच के साथ में जी रहा है और अपने सच्चे अनुभव के द्वारा जिसने मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीता, ऐसा एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बिगड़ आगे की पूरी प्रक्रिया होने की संभावना नहीं है। उसे तुम स्पॉन्सर बोलो, उसको तुम एक अपना प्रियजन बोलो, उसको एक मित्र बोलो, उसको एक सहपाठी बोलो, उसको इस प्रकार से समझ लो कि एक छोटा सा बच्चा साइकिल को देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है। उसको लगता है मैंने साइकिल चलाने को ना, सबको चलाते हुए देखता है, खुश देखता है, बहुत आसानी से इधर उधर घूमते हुए देखता है, मगर साइकिल के पास में आता है हिम्मत हार जाता है, हाथ रखता है, बहुत सपने देखता है, इच्छा की बहुत उसकी तैयारी रहती है, मन तो, मगर वो निर्णय नहीं कर पाता क्योंकि उसको डर है, गिर जाऊंगा, लग जाएगा, मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, क्या करूंगा। और ये उसका संभ्रम उसका बड़ा भाई या उसके पिताजी देखते हैं, बोलते हैं क्या तेरे को साइकिल चलाना है? बोलता है हाँ चलाना है। ओके कोई बात नहीं, चल बैठ, मैं तेरे को साइकिल चलाना सिखाता हूँ। और वो उसे बिठाते हैं दोनों तरफ पैर डाल के। जैसे मैंने साइकिल सीखा तो मुझे याद है कि मेरा बड़ा भाई पीछे बैठा था दोनों तरफ पैर डाल के और बोला चल आ, मेरा हाथ पकड़ और सीट पे बैठ, तू गिरेगा नहीं, घबरा मत। और उसने मेरे को बैलेंस संभाला, मेरे को हैंडल कैसा पकड़ना सिखाया, उसने सामने देखने को लगाया, उसने इधर उधर न झुकते हुए सीधे बैठने को लगाया, पैडल पे पैर रखने को लगाया, ब्रेक समझाया, और मेरी साइकिल चल पड़ी। और साइकिल जब चल पड़ी और बैलेंस आने लग गया तो धीरे धीरे उसने मेरे को छोड़ना चालू किया, मगर मैं गिरूंगा नहीं इसका ध्यान भी रखा, मेरे को संभाला भी, मेरे को वाहवाही भी दी, मेरे पीठ के ऊपर हाथ भी रखा, मेरे मेरे साथ में ताली भी बजाई, मेरा हौसला भी बढ़ाया, और मैं साइकिल चलाना सीख गया। धीरे धीरे मैं कब दाहिने मुड़ना, कब बाएं मुड़ना, कब सामने वाले को ओवरटेक करना, कब पीछे ही रहना, अपने को जहां जाना है वैसे कैसे बराबर पहुंचना, ये सब तो आ गया मुझे। सिर्फ एक इच्छा की तैयारी, एक बिलीव अपने भाई के ऊपर कि ये मुझे गिरने नहीं देगा, और उसके साथ में एक निर्णय है कि ठीक है भाई बोल रहा है ना गिरने नहीं देगा, संभालेगा, तो एक एक्शन, और एक एक्शन के द्वारा एक विश्वास
और विश्वास के प्रक्रिया के द्वारा एक पूरी क्रिया होके मैं स्वतंत्रता से अपनी साइकिल चला रहा हूं। जिंदगी की साइकिल, जिंदगी की ये गाड़ी थम गई, रुक गई, पीट गई। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य मेरे को बोल रहे चला पकड़ हाथ, क्योंकि मुझे कोई लेके गया, मैं तेरे को लेके चलता हूं। मुझे किसी ने तो भी ये सब बताया, मैं तेरे को बताता हूं। घबराता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ में। तो क्या है ऐसी प्रक्रिया, क्यों इतना डिले? चलो हम देखते हैं कि अगर मैंने निर्णय कर लिया है, ये जीवनदायिनी निर्णय है, तो इसके आगे क्या है। अगर ये वाइटल क्रूशियल स्टेप है, मैं बोल रहा हूं, मैं प्रार्थना कर ली है, मैंने तीसरा कदम ले लिया है, ऐसा मैं सोचता हूं, तो आगे कितना टाइम, कितना देर लगने को होना। अब मेरे को आगे जाने के लिए और क्या करने को होना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। भाई लोग, ये कहानी लिखना, बचपन में जाना, बचपन को याद करना। मैं भी, अगर कोई बोलता है ना ये करना चाहता हूं, कर भाई, देख ले एक बार, क्योंकि ये करते करते थक जाएगा, मगर ये पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि हम कोई साइकोलॉजिस्ट थोड़ी है, साइकेट्रिस्ट थोड़ी है। क्योंकि तुम तो तुम्हारे ही अनुभव से सीखोगे, मेरे अनुभव से तुम मानोगे थोड़ी। मैं अगर मना कर दूंगा तो मानोगे थोड़ी। तुमको तो चार जगह चार बातें दिखती है ना, और चार बातों में तुम अपने आप को लेके जाते हो। एक आदमी, एक पर विश्वास, एक रिलेशनशिप, एक ही डायरेक्शन। बिल ने बहुत क्लियरली कर दिया। अगर बिल के डायरेक्शंस में अगर और दूसरे की हेराफेरी आएंगी तो क्या होता है, मैंने पिछले मीटिंग में बता दिया। और बिल एडामेंट था, और बिल ने कहा कि ठीक है, मैं अभी मान लेता हूं, जो आप कह रहे हैं वो मान लेता हूं, मगर इसके बाद में मैं आपकी किसी प्रकार की दखल अंदाजी मैं नहीं लूंगा। फेलोशिप को उसने बाजू में कर दिया। तो फेलोशिप की ताकत एक हद तक ही काम करने वाली है। उसको मालूम है ये आदमी को अगर बचना है और आगे जाना है, तो सिर्फ उसको वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और एक स्पिरिचुअल लाइफ और ओवरकमिंग द स्पिरिचुअल मेलोडी ही काम कर सकती है। और हम बोलते काय को स्पॉन्सर का मानना, वो सब बातें मानना ही पड़ेगा क्या, वो जैसा बोलता है वैसा करना ही पड़ेगा क्या। अरे वो क्या बोलने वाला है, बैठ मेरे सामने, उठ यहाँ से, जाओ और वो पत्थर उठा के ला, या जाओ पहाड़ पे जाके कूद के आ। अरे क्या क्या सोच रहा हूं मैं। वो साधी सरल प्रक्रिया देने वाला है मेरे को बिग बुक की, जहां पे बहुत सारे शेयरिंग्स होती नहीं है। क्योंकि ये ए मीटिंग में नहीं हो सकता। ए मीटिंग में अनुभव कथन हो सकता है, ए मीटिंग में एक आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, ए मीटिंग के द्वारा मेरे को आइडेंटिफिकेशन के द्वारा एक मान्यता आ सकती है, एक मान्यता के द्वारा मेरे को आशा मिल सकती है। आगे की प्रक्रिया तो इंडिविजुअल है, कॉमन वेलफेयर में है, सार्वलौकिक कल्याण में है, लेकिन रिकवरी इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल रिकवरी के लिए मेरे को ये प्रक्रिया दी गई है। प्रक्रिया में से मेरे को जाना पड़ेगा जो बिग बुक में है। बहुत क्लियर कर देता हूं कि बिग बुक में स्टेप्स कैसा लेना है, क्या डायरेक्शन है, क्या क्या करना है, क्या नहीं, इसके अलावा वो कहीं लिखा नहीं है। ये एक ही किताब है जहां पर हाउ टू टेक द स्टेप्स ये लिखा गया है, 12x12। स्टेप्स कैसा लेना है इसके लिए नहीं है। 12x12 एसेज है स्टेप्स के ऊपर, निबंध है। वो निबंध बिल को लिखना पड़ा बाद में, क्योंकि वो ट्रेडिशंस लिखना चाहता था। उसके सामने दूसरा एक प्रॉब्लम आ गया। मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि यहीं पे हट जाते हैं लोग मेरे समान। और यहां से अगर आगे बढ़ गए, एक कदम भी उन्होंने आगे डाल दिया, तो मेरे को आगे की प्रक्रिया आपको समझा के बताने भी नहीं पड़ेगी। आप किताब खुद उठाओगे, खुद स्टडी करोगे, एक स्पॉन्सर लोगे और आगे के प्रक्रिया में जाओगे। एक फोर्स काम करेगा, एक विनाश का फोर्स था, एक विकास का फोर्स आ जाएगा। और बिल उस वक्त उसके सामने ये चिंता थी कि ये इतने सारे जो ग्रुप्स तैयार हो रहे, लोग जुड़ रहे, ये क्या इस धरोहर को बना के रखेंगे कि इसको इसको
खत्म कर देंगे। ये जीवन दायिनी जो एक स्पिरिचुअल टूल किट है 12 कदमों की, जिसके द्वारा हम आज सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, ये बना रहेगा आने वाले पीढ़ियों के लिए, सदस्यों के लिए, या ये खत्म हो जाएगा। और अब उसके सामने ये सवाल था कि क्या हम एक संगता के साथ में या एकत्रित जी पाएंगे करके। वो ट्रेडिशंस लिखते वक्त उसको ये लगा कि भाई ट्रेडिशंस लिखूंगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आज भी देखते हैं ट्रेडिशंस कोई पढ़ना ही नहीं जानता, कोई समझना ही नहीं चाहता। 12/12 कोई भी उठाता है तो क्यों? क्योंकि वो वहां पे इन निबंधों को पढ़ता है और ज्यादा विस्तृत रूप में जानकारी लेने के लिए। अगर तुम्हारा स्पॉन्सर पे विश्वास है, वो जानता है कि कौन से व्यक्ति को कहाँ पे कौन से चीज से परिचित करवाना है, तो वो तुमको बताएगा। क्योंकि ये चौथे कदम की तैयारी करते वक्त इन बातों की जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि चौथे कदम में एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे मूलभूत प्रवृत्तियां, 7 डेडली सीन्स, या 3 हमारी जो मूलभूत हमको दी हुई गॉड गिवन इंस्टिंक्ट्स है, उन इंस्टिंक्ट्स का जिक्र आता है। उसके बारे में हमको लिखना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा सा हमको अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। वो जानकारी हमको वहां पर मिलती है, 12/12 में मिलती है, थोड़ा विस्तृत रीत्या, जो हमको आसानी से चौथे कदम के प्रक्रिया में आगे जाने में मदद करता है। मगर चौथा कदम मेरे को किस प्रकार लेना है, क्या करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो बिग बुक के अलावा कहीं पे नहीं, या ये कदमों की पूरी प्रक्रिया बिग बुक के अलावा कहीं नहीं। ये मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। अब अगर आगे जाना है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 12/12 इम्पोर्टेंट नहीं है या बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वो विकास का और आगे बढ़ने का, और जहां जहां मेरे को अड़चन आती है या तकलीफ आती है, मेरे को ज्यादा जानकारी देने का माध्यम है। जो बिल ने पहले भी कहा, बिल्कुल प्रस्तावना में कहा, कि जो लोग इस धरोहर से लाभान्वित होंगे और जो दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू करेंगे, उनको और ज्यादा की जानकारी देने के लिए हम उनसे सीधा संपर्क करना चाहेंगे। बहुत शुरू से बहुत फोकस और बहुत सटीक रीत्या वो अपने काम को आगे लेके गया है। और इसलिए बिल को समझने के लिए, बिल के राइटिंग को समझने के लिए, बिल किस प्रकार ये देन मेरे तक पहुंचाना चाहता है, हर शराबी तक पहुंचाना चाहता है, ये समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हुई, 4 एब्सोल्यूट से हुए। वो एब्सोल्यूट्स उस बात के लिए थे जो समाज के लिए बिल्कुल हानिकारक लोग हो गए थे, किसी भी कारण से, मनोदशा के कारण से, व्यवहार के कारण से, बर्ताव के कारण से, उनके चाल चलन के कारण से, उनके उन चोरी की आदतों के कारण से, या उनके दादागिरी या झगड़े या फसादों के कारण, उनको धर्म से बांधते हुए, धर्म से जोड़ते हुए, धार्मिक पाठ पढ़ाते हुए, धर्म के द्वारा उनके ऊपर कुछ बंधन डालते हुए उनको एक सामाजिक नागरिक फिर से बनाने के लिए वो था। वहां पे कुछ ये अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य जुड़े हुए थे, जो 10 टेनामेंट्स है, जिसके बाद में 6 टेनामेंट्स है, और 6 टेनामेंट्स के बाद में 12 कदम बने। उनके आधार पर एक कार्यक्रम की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि उनके पास में जानकारी थी कि उनको क्या हुआ है, उसका सोल्यूशन क्या है, और वो सोल्यूशन को करने की ये प्रक्रिया थी, जिसको बाद में बिल ने 12 कदमों में कन्वर्ट किया। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में अपना अस्तित्व वो नहीं देख पा रहे थे करके बाद में ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस बना। शुरू में ये जो लोग थे, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ही जुड़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के ही कुछ एक ब्रांचेस के समान ये थे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये नाम भी जो आया ना, ये हमारे एक क्लीवलैंड के मेंबर थे,
जो स्ट्रिक्ट थे एकदम, जो डॉक्टर बॉब के स्पॉन्सी थे, और जिन्होंने बिल्कुल ये तरीका अपनाया था जो बिग बुक में दिया है, और उसके रिजल्ट्स इतने फैंटास्टिक थे कि बिल चकरा गया था कि ये इतने रिजल्ट्स कैसे क्या है इस ग्रुप में, इतनी रिकवरी कैसे क्या हो रही है, क्योंकि वो इन बातों को उन लोगों से मस्ट के रूप में करवाता था कि ये करो, ये करोगे तो बचोगे, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आएगा, तो आध्यात्मिकता की ताकत आएगी, सिर्फ एकता की ताकत, संख्या की ताकत नहीं चलेगी। और करके क्लीवलैंड के ग्रुप को ज्यादा सक्सेस मिला था, और वो क्लीवलैंड का ग्रुप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम से जाना जाता था, जबकि जुड़े हुए थे ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम एक सेकंड नेम था, पहला नेम था वे आउट, और बाद में ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस गया। ये फिर से मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई लोग, ये पूर्व नियोजन है, ईश्वर की देन है, इसको सादा सरल मत लो। ये कोई भी दूसरा, कोई भी मानवीय उपाय योजना से हो ही नहीं सकता। बिल जो बार बार समझा रहा था अपने उन 100 लोगों को कि भाई मैं जो लिख रहा हूं ना, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ये भगवान मेरे से लिखवा रहा है, मेरे को लिखने दो, ये इसमें दखल अंदाजी मत करो, ये कभी दोबारा लिखा नहीं जाएगा। ये मैं बोल रहा था कि आध्यात्मिकता का एक बहुमूल्य तोहफा है दुनिया को दिया हुआ, इससे बेहतर आध्यात्मिक प्रकार को या अपने ईश्वर को कुछ समझ, उसके बारे में जो अज्ञान है, जिसके बारे में दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं, कहाँ है कैसा है, और मेरे समान आदमी तो कंफ्यूज है टोटली, ऊपर है कि नीचे है कि कहाँ कहाँ है कहाँ। अब बिलो मेरे को प्रक्रिया में लेके जाता है कि सीकिंग गॉड, इफ आई सीक गॉड, अगर मैं ईश्वर को अपनी जिंदगी में प्राप्त करता हूं तो ही विल सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स, वो मेरे सभी समस्याओं को छुड़ाएगा। मैं नहीं छुड़ा सकता, मेरा स्पॉन्सर नहीं छुड़ा सकता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप नहीं छुड़ा सकती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप यही बताएंगे मेरे समान आदमी कि मैंने इस प्रक्रिया के द्वारा अपने ईश्वर को अपनी जिंदगी में प्राप्त किया, जिसके वजह से मेरी जिंदगी शराब से भी दूर होके मैं एक, वही समस्या है, वही तकलीफ, वही दुनियादारी, वही सब चल रहा है, मगर मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंद के साथ में हूं, मेरी जिंदगी को अब वो चला रहा है, मेरे जिंदगी में अब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बात वास्तविकता है, सत्य है। और यहाँ पे वो बोलता है कि इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन, तो इसके बाद में क्या? इसके बाद हमने प्रभावशाली कार्य शुरू किया, जिसका पहला कदम स्वयं की आत्मशुद्धि है, जिसे हम में से अधिकतर लोगों ने कभी नहीं किया था। वी नेवर अटेम्प्टेड, ये हमने किया ही नहीं था। मैं तो देखता, अपना चित्र देखता हूं ना, मैं बोला कि मैं अपने जीवन को इसमें देखता हूं, मैंने कभी अपने आप की गलतियों को मानना, उसको स्वीकार करना, उसको सुधारना, उसमें से सीख लेना कभी नहीं किया। बार बार मेरे को बोलते थे, क्या तेरे को समझ में नहीं आता क्या, बार बार तू ये सब कंचे 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 कर रहा, भौरे 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 कर रहा, पतंग 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 कर रहा, ये जीत हार, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रहा, गेम में भी, क्रिकेट में भी, अपने बास्केटबॉल में भी, साला सामने वाले को गिरा के उसकी हड्डी तोड़ डालेंगे तो अपने को जीतना ही है। क्या क्या तरीके थे, कभी उसमें मैंने किसी प्रकार का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, स्पिरिट नाम की कोई चीज ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो दूर दूर, आध्यात्म तो दूर दूर, कहीं भरोसा ही नहीं। और वो बोलता है वी नेवर अटेम्प्टेड, हमने इस कार्य को कभी अपनी जिंदगी में किया ही नहीं। हालांकि हमारा निर्णय बहुत आवश्यक और निश्चयात्मक था, ये निर्णय हमने किया, और ये निश्चयात्मक निर्णय हमने किया, इसके साथ ही शीघ्र कठोर प्रयास किया जाए, और जो चीजें हमारे भीतर अवरोध पैदा कर रही है उनसे छुटकारा पाया जाए, तो कुछ स्थायी प्रभाव हो सकता है। हमारी शराब भी एक लक्षण थी, इसलिए
हमें इसके कारणों और अवस्था की तह में जाना था। अगर मेरा प्रॉब्लम ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम अगर थिंकिंग प्रॉब्लम है, अगर मेरे मानसिकता में समस्या है और ये मानसिकता का इलाज किए बगैर मैं अपने ड्रिंकिंग को, अपने विचारों को, अपने थिंकिंग प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकता, और वो अगर ओवरकम मैंने नहीं किया तो मैं अपने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। अब कितना वाइटल हो गया ये निर्णय मैंने जो किया है और ये आगे के एक्शन, अगर मैंने निर्णय किया है, डिसीजन लिया है और डिसीजन लेके भी मैं एक्शन में नहीं जा रहा हूं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था मेरे बारे में। क्या मैं कई बार बोलता था, हाँ भगवान की इच्छा, तेरी कृपा, तेरी महिमा, तेरा सब कुछ, और एक्शन मेरे तरफ से कुछ नहीं। मैं वो साइकिल पे बैठने को ही तैयार नहीं, मैं पैराशूट लेके कूदने को ही तैयार नहीं, मैं वो विश्वास का अनुभव लेने को ही तैयार नहीं, मैं आगे जाने को ही तैयार नहीं। वहीं पे हूं मैं अटका हुआ। क्यों इतना प्रोकास्टिनेशन, क्यों इतनी चाल ढकल, क्यों इतना अवरोध, क्यों? क्योंकि फियर, डर। मेरे को लगता था ऐसा कुछ तो भी मेरे को विश्वास आ जाए कि मैं ये करूंगा और सब करके बाद में लोगों को एकदम चौकन्ना कर दूंगा। मैं अपने सब समस्याओं को छुड़ा लूंगा, अपने डरों को ओवरकम कर लूंगा, अपने गलत कामों से पूरा छुटकारा पा लूंगा, और तब लोग मेरे तरफ वाहवाही करेंगे मेरी। अरे मैं कर ही नहीं सकता खुद, और मैं ही करने की सोच रहा हूं। मेरे सोच में वो थिंकिंग वही लेके मैं बैठा हूं, वही आइडियाज, वही थिंकिंग, और मैं मान्यता बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई एम, मैं अब सीखने को तैयार हूं, अब नए सीख में जाने को तैयार हूं, अब पुराने सीख को मैं छोड़ने को तैयार हूं। 5 बार डी एडिक्शन सेंटर में स्टोरीज लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था कि 5वें कदम में हाँ आई हैव टू टेल समबडी ना, तो मेरे को मेरे पूरे जीवन की कहानी रखना पड़ेगा ना उसके सामने। काय के जीवन की कहानी रखना है? वो जीवन की कहानी जो मेरे को मालूम है उसमें और क्या नया निकल रहा था? कुछ नहीं नया निकल रहा था। जब मेरे को नया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो उससे क्या होने वाला था? कुछ भी नहीं होने वाला था, मगर मैं उसमें ही समय गवा रहा था। सिंपल प्रोसेस, क्योंकि मेरे मेरे समान कॉम्प्लिकेटेड आदमी को सिंपल दिखता ही नहीं ना कुछ, और बिल इसको बहुत सिंपल लगता है। मगर मेरे समान कॉम्प्लिकेटेड आदमी को लगता है कि नहीं साला इतना सब जिंदगी में मैं झेल के आया हूं ना, इतना सब हो गया है ना, तो अभी ऐसा कुछ तो भी मेरे को, कुछ तो भी विचित्र, कुछ तो भी करना पड़ेगा, कुछ तो भी अलग ही करके दिखाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कुछ तो भी उल्टा सीधा मेरे को बताते हो। 5 डी एडिक्शन सेंटर्स में अलग अलग मेरे काउंसलर अलग अलग भाषा बोलते थे। अरे अभी मत कर, अभी 1 साल रुक जा, अभी 90 दिन होने दे, अभी 3 महीने होने दे। अरे ये अस्वस्थता है, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है, असमाधान है, नाराजगी है। कितने दिन इसके साथ मैं रह पाऊंगा? 2 मिनट नहीं रह सकता, और तुम 6 महीने रहने को बोल रहे। मैं तो मर जाऊंगा, और मर गया रहता, मर गया रहता। क्योंकि ये आगे की प्रक्रिया ही नहीं हो रही। ये तो मेरे परिवार का साथ था, सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। मेरे को 5 बार एडमिशन किया गया, मेरे कर्जे चुकाए गए, मेरे को जिंदा रखा गया। भाई लोग, जानकारी का अभाव। इतनी सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे डरने लायक या घबराने लायक या इसमें रुकने लायक कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे ना, इतनी सिंपलिसिटी है। क्या करना है? रिजाइनमेंट की लिस्ट लेना है, बहुत सिंपल। शुरुआत तो करो, देखो तो एक बार तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे यार इसमें तो कुछ नहीं था, मैं तो बेकार ही डर रहा था, और जानकारी गलत थी, जानकारी का अभाव था, मैं जागरूक ही नहीं हुआ था। इतनी मेरे को लालसा होने के बाद में, इतनी मेरे मन की तैयारी होने के बावजूद भी ये सिंपल प्रोसेस में मैं कभी गया ही नहीं। गिल बहुत अच्छा राइटर है। वो एग्जैक्टली मेरे को एक बात बता देता है, समझा देता है, बिल्कुल मेरे सामने खुला कर देता है, वो उदाहरण दे देता है, उदाहरण के द्वारा
मेरे को मेरे प्रॉब्लम से जोड़ता है, वो प्रॉब्लम कितना महत्वपूर्ण है ये बता देता है, और यहाँ तो सीधा आता है। इसलिए हमने अपना व्यक्तिगत लेखा जोखा, मॉरल इन्वेंट्री। अब मॉरल इन्वेंट्री शब्दों का प्रयोग, समानार्थी शब्द अलग अलग प्रकार से वापर के मेरे कोई भी न छूटे, हर कोई जोड़ा जाए, मॉरल इन्वेंट्री जांचना शुरू किया। ये चौथा कदम था। अब वो मॉरल इन्वेंट्री से एकदम व्यापार पे आ जाता है। अरे भाई, हर वक्त नुकसान में जा रहा, हर वक्त अपने जिंदगी के स्तर को खो रहा, हर वक्त अपनी जिंदगी में नीचे 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 घसर रहा है। कोई व्यापारी जिसने किराए का मकान लेके रखा है, दुकान लेके रखा है, जगह लेके रखी है, अपना पैसा डाल रहा है, बैंक से कर्जा ले रहा है, वो व्यक्ति बार बार नुकसान सहन करेगा तो वो व्यापार उसके तो फांसी का फंदा बन जाएगा उसके लिए। वो तो एक दिन जाके जान दे देगा, जो मेरे साथ में हो रहा था। जो व्यापार में फायदा ही नहीं है, नुकसान ही हो रहा, तो कहाँ चलने वाला। और वो सीधा व्यापार पे आके बोलता है, जिस व्यापार का नियमित लेखा जोखा नहीं होता वह आमतौर पर डूब जाता है। व्यापारिक लेखा जोखा करना एक तथ्य की खोज, सत्य की खोज, रियलिटी। अगर रियलिटी एक बार समझ में आ गई, सत्य अगर समझ में आ गया और सत्य का अगर स्वीकार हो गया और सत्य के साथ में जीना अगर मैं चालू कर दिया, तो मेरे को दोबारा एक खोट में जाना नहीं पड़ेगा, व्यापार का लॉस नहीं होगा, मेरा व्यापार चलेगा। और तथ्य का सामना करने की प्रक्रिया है, फैक्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फेसिंग। मॉरल इन्वेंट्री, अपनी जिंदगी में सत्य को देखना। मॉरल इज नथिंग बट ट्रूथ। एक तरफ व्यापार का लेखा जोखा बोल रहा है वो, एक तरफ इन्वेंट्री बोल रहा है मॉरल। कितना सटीक सुंदर कंपैरिजन है, इजी, समझने में आसान। मैं बेकार ही सोचता हूं कि क्या क्या लिखना है यार, मेरे को क्या क्या ये करना है। बहुत सीधा सरल, यह व्यापार स्थिति का सत्य जानने का एक प्रयास है, अपने बारे में का, अपने मानसिकता का, अपने मानसिक अवस्था का, अपने नैतिकता का, नैतिक मूल्यों का, क्रिया का नहीं। वो बहुत बढ़कर मेरे को इस बात का ये आता है कि बिल कितना बढ़िया व्यक्ति था, जिसने क्रिया को कभी स्थान नहीं दिया, जिसने उसके द्वारा उस क्रिया को स्थान न देते हुए, प्रक्रिया को स्थान न देते हुए, उसने मूल्यों को स्थान दिया। हमको लोग क्रिया करने बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर, वैसा वैसा कर, ये कर और ये मिलेगा। वो बोलता है ये मूल्य है क्या तुम्हारा कि नहीं है? बिजनेस चल रहा कि नहीं चल रहा? और नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा? तो क्रिया कहाँ गलत होगी, कार्य कहाँ गलत हो गया, एक्शन कौन सी गलत हुई? फिर वो उल्टा लेके जाता है। फिर हम उल्टे दिमाग के हैं ना, हम सीधे कभी चले ही नहीं ना। वो बराबर हमको बताता है, और इसलिए वो जो बताता है, अगर उसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, उसको समझ लेता हूँ, उसको उस प्रक्रिया को वापरता हूँ, तो इतना आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार की लज्जा या लांछन या कुछ ऐसा मेरे अंदर का वो भयावह अवस्था का मैं किसके साथ में बयान करूंगा, कैसा बयान करूंगा, कुछ नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ मॉरल इन्वेंट्री, असेट्स और लायबिलिटीज, गुण दोष। अरे कहाँ है या कोई क्रिया का, प्रक्रिया का, कि मैंने क्या ज्ञान, कैसा ज्ञान, कहाँ ज्ञान, किसके साथ में ज्ञान, कब किया, इसका कहाँ जिक्र है? कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और मैं सोचता हूँ मेरे को ब्लैकमेल करेगा सामने वाला आदमी। अरे काय का ब्लैकमेल करेगा? जिन्होंने ये प्रक्रिया की ही नहीं, वो उल्टे सीधे कुछ तो भी अपने स्टेटमेंट दे देते हैं, और मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को 5वें कदम से ही डर लगता है ना। मैं रिलेशनशिप में जाने नहीं चाहता ना। मैं तो अभी अभी किसी के नजरों में गिरना नहीं चाहता। ये जो मिल रहा है इसको खोना नहीं चाहता। मैं अपने मित्रों को, सत्यन भाई को, उनको खोना नहीं चाहता, दीपेश भाई को खोना नहीं चाहता।
ये मेरे पास बारे में समझ जाएंगे मैंने क्या क्या किया है, कान कैसे पीटे हैं, तो ये लोग मेरे को छोड़ देंगे। मेरे को बीवी छोड़ के चले गए, मेरे को मित्र छोड़ के चले गए, अब ये परिवार मिला है, ये भी चले जाएगा, तो ये डर, होने का डर। अरे मगर प्रक्रिया में वो सब है ही नहीं, मेरे भ्रम है ये। अगर मैं प्रॉपरली इसको समझता हूं तो कुछ भी ऐसा नहीं है ये व्यक्तिगत लेखा जोखा में। जैसा मैंने कौन सा सामान कितने को बेचा, उसमें कितना मुनाफा कमाया, इसका लेखा जोखा से कुछ लेना देना नहीं है। माल जो रखा है वो चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, वो खराब है, वो लोग लेने के लिए इच्छुक है कि नहीं है, मेरी दुकानदारी चल रही कि नहीं चल रही, कि मैं उसे भाड़ा ही भर रहा हूं, व्यापार हो ही नहीं रहा। सीधा गणित है, फैक्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फेसिंग। अरे जो सामान चपक गया है, जो उसका कोई काम ही नहीं है, जो पड़ा हुआ है, जो साला रस्ट हो गया है, जो गंदा हो गया है, वो चीज को मैं पकड़ के बैठा हूं। करके ये बोला गया है कि हम में से कुछ लोगों ने पुराने विचारों को और पुराने संकल्पनाओं को, पुराने सोच को, पुरानी आदतों को पकड़े रहने के कारण उनमें होना वैसा सुधार हो नहीं पाया। कितना सटीक, मेरा विवरण कितना बढ़िया, मेरा रिफ्लेक्शन कैसा दिखाता हो, मेरे जिंदगी का पूरा दर्शन मेरे को कैसा करवाता है वो, ये बिग बुक मेरा आईना है। और करके ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि वो बोलता है कि तथ्य की खोज और तथ्य का सामना करने की प्रक्रिया है। ये व्यापार की स्थिति का सत्य जानने का एक प्रयास है। इसका एक उद्देश्य नष्ट हुए या न बिके माल को पहचानना और उसे बिना किसी परेशानी के, अरे जब बिक ही नहीं रहा वो सेल लगा देते लोग, एक खरीदो 5 लेके जाओ एक का तो पैसा ले दे, 5 लेके जा, क्योंकि मेरे भी काम में नहीं, तेरे भी कोई काम में नहीं आने वाली। अगर मैं स्पॉन्सर के साथ में बैठ के ये चर्चा करूंगा, जो चलता ही नहीं है वो बातें बताऊंगा, तो क्या स्पॉन्सर वो अपने पास में रखने वाला है? वो बोलेगा अरे यार ये कचरा सब जाने दे, भगवान, वो भगवान है वो जो लेके चले जाता है, बाकी कोई नहीं लेके जाता उसको। अगर मैं समझ जाऊंगा तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है कि यार मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी, मेरी परेशानी, मेरे वो हव्यास, ये सब मैं कैसे छोड़ूंगा। अगर तेरे को रखना नहीं है तो भगवान लेके जाएगा, मगर भगवान के पास से तेरे को दूसरा उसके बदले में जो लेना है वो लेने के प्रयास चालू कर देना पड़ेगा। वो तू करेगा तो वो लेके जाएगा। मैंने कई बार कहा कि मेरा फर्नीचर अगर खराब है घर का, कुर्सी ये वो, और वो मैं नहीं चाहता कि रहे, तो नए फर्नीचर को लाने के प्रक्रिया में मेरे को जाना पड़ेगा ना पहले। मेरे अगर रिजेंटमेंट निकलना है, मेरा अगर गुस्सा निकलना है, मेरे अंदर का अपराध बोध निकलना है, जो भी मैं पकड़ के रखा हूं, तो उसके जगह दूसरी चीज आने की प्रक्रिया, ये पूरी चौथे पांचवें कदम की प्रक्रिया हुई है। बहुत डिटेल्स में बात करूंगा, कॉलम वाइज बात करूंगा, क्या लिखना है क्या नहीं, तो आप कभी पढ़ोगे ही नहीं। आप उस प्रक्रिया को समझने के लिए आपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अगर मेरे को शराब नहीं पीना है, अगर वापस उस दलदल में नहीं जाना है, अगर मैं एक आध्यात्मिक अनुभव चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे यही भूल जाता हूं मैं कि मैं दोबारा जाके शराब पी सकता हूँ इन बातों को रख के। रिजल्टमेंट इज नंबर वन ऑफेंडर। मोर पीपल डाई बिकॉज ऑफ द रिजल्टमेंट देन ऑफ अल्कोहल। अरे भाई, ये रिजल्टमेंट में से अनेक स्पिरिचुअल सिकनेसेस तैयार होते हैं। इसके ऊपर घंटों बात करूंगा तो भी नहीं होगा, मगर एक व्यक्ति के साथ में घंटों बात कर सकता हूं। एक व्यक्ति के साथ में एक स्पॉन्सर अपना पूरा समय देता है, क्योंकि उसके लिए किसी ने वो समय दिया, वो जवाबदेही रहती है, जवाबदारी रहती है, वो एक उसके कार्यक्रम को जीने की एक प्रक्रिया रहती है, वो कोई उपकार नहीं करता। लेकिन मेरे को जानकारी नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं कि करना क्या है मेरे को स्पॉन्सर लेके। क्या एक लाइन लगाना है भक्तों की? बिल्कुल नहीं।
अपना सोबराइटी अचीव करना है और दूसरों के साथ में काम करना चालू कर देना है। बाद में तो मित्र है, हलो है, फेलोशिप के मेंबर्स है, ये तो जिंदगी भर चलते रहने वाला है। सांस है, वो चला रहा है, तब तक ये प्रक्रिया चलने वाली। मगर मेरे को करना क्या है, अगर मैं वो कॉलम वाइज जाता हूँ, बहुत आसानी से रिजल्टमेंट की लिस्ट बनाता हूँ, वहां पे दिया गया है कि पहले कॉलम में मेरे को किनके नाम लिखने हैं, पीपल, प्लेसेस, नाम किसके लिखना है, इंसानों के, आदमियों के, प्रिंसिपल्स के, तत्वों के, किन तत्वों से मेरे को धर्म से नाराजी है। मेरे को ये जो लोग बोलते हैं कि सच्चा रहने को ना, सच्चा रहने को ना, झूठ नहीं बोलने को ना, साले पूरी दुनिया झूठ बोलती है, काय का बताते तुम झूठ नहीं बोलने को ना। मेरे को इससे नाराजी है। मेरे को किन किन बातों से नाराजी है, और ये नाराजी को पाल के मैंने कैसी कैसी स्पिरिचुअल सीक्वेंसेस तैयार कर ली है, और मैं ये प्रक्रिया में जाने को ही तैयार नहीं। ये अपने खुद को मूर्ख बनाते जा रहा हूं, बार बार अपने मूल्यों को, अपने सच्चाई को, सच्चे स्वरूप को देखने को ही तैयार नहीं, फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट फेसिंग में जाने को ही तैयार नहीं, खंगालने को तैयार ही नहीं, अपने मूल्यांकन को करने को ही तैयार नहीं। और जिंदगी का स्तर नीचे 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 जा रहा, और मैं बोल रहा मेरे को पहचानते नहीं क्या, मेरे को जानते नहीं क्या, मैं कौन हूं। कोई मेरे साथ में नहीं है। भाई लोग, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अगर ये चार्ट मैंने अगर लिए, रिजल्टमेंट का चार्ट, 4 ही चार्ट तैयार करने हैं, बिग मूव में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। अगर मेरे को समझ में नहीं आते हैं तो फालतू के बाकी लोचे लपाचे में मन न जाते हुए एक व्यक्ति से ये चार्ट समझ लेना है। अगर मैं रिजल्टमेंट का चार्ट करता हूं, नंबर 1 ऑफेंडर, बहुत ज्यादा कुछ देखने, सिर्फ मेरे को नाराजी किन किन से है, क्यों नाराज हूं, किस प्रकार की नाराजी है मेरे को। तो वहां पे है पीपल, इंस्टीट्यूशंस और प्रिंसिपल्स। मैं एक चार्ट बनाऊं, पहला ये नामों की सूची बनाऊं, बस सिर्फ नामों की सूची, कोई कोई सारे लेख लिखने की गरज नहीं है। बहुत सारा क्या हुआ था, कैसा हुआ था, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरापी खंगार रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कि क्या हुआ था उस वक्त। अरे नहीं रे बाबा दीपेश, नहीं है ये सब। सीधा सीधा मेरे को इससे नाराजी है, हाँ है। उनकी एक लिस्ट। कॉलम 2, ये नाराजी क्यों है, वाई आई एम एग्री। छोटा सा कारण होगा कोई तो, कि उसने मेरे पैसे दे दिया, उसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरे को उल्टा सीधा बोल दिया, उसने मेरे चीज मेरे से छीन लिया। क्या थी नाराजी, कौन सा कारण था, राइट डाउन द रीजन। अगर पहला कॉलम, कितने लोगों से नाराज होंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, एक आदमी नहीं है मेरे साथ में। और मैं सोच रहा हूं कि ये नाराजी की लिस्ट में कैसे बनाऊंगा, कितना टाइम चले जाएगा। अरे जिंदगी जा रही है, मैं इधर एक नाराजी की लिस्ट, एक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा मेरे को। कितने लोग हैं मेरे जिंदगी में बचे हुए जिनसे मैं नाराज हूं आज भी, आज के स्थिति में भी। वो नाराजी की लिस्ट बनाओ, नामों की लिस्ट बनाओ, तुरंत उसके बाजू में कारण क्या है, बाद में वो लिस्ट हो जाने के बाद में सेकंड कॉलम करो, कॉज, कारण क्या है। तीसरा कॉलम कॉज होने के बाद में करो इमीडिएटली कि उससे मेरे को क्या परिणाम हुआ। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, बिल दी हुई। क्या परिणाम हुआ, सेल्फ एस्टीम मिला, आत्मसम्मान उसको ठेस लगी, सिक्योरिटी, मेरी सुरक्षा को धोखा हुआ, एम्बिशंस, मेरी महत्वाकांक्षाएं कि मैं कुछ बनना चाहता था, ये बीच में आ गया था, मेरा सक्सेस में ये बीच में आ गया। क्या हो गया, पॉकेट बुक्स, मेरा जो इजी मनी, या कहीं पे तो भी मैं हेरा फेरी करता था, कुछ तो भी प्राप्त करता था, या पैसे ज्यादा के मेरे को मिलते थे, वहां पे क्या हुआ। रिलेशनशिप्स, संबंधों में, कि मैं अश्विन भाई पे प्यार करता हूँ, अश्विन भाई पे दोस्ती मैं जिंदगी भर निभाना चाहता हूँ, अब ये सत्यन आ गया, अब सत्यन की वजह से अश्विन मेरे तरफ ध्यान नहीं देता,
जो नाराजी ईबी को आ गई और उस नाराजगी के कारण ईबी जाके शराब पी गया, जो बिल का स्पॉन्सर था। इतनी एक नाराजगी कि बिल मेरे से ज्यादा डॉक्टर बॉब के बारे में काम कर रहा है, बॉब की तरफ लक्ष्य दे रहा है। जब मैं स्पॉन्सर लेता हूं ना तो मेरे को लगता है कि स्पॉन्सर का सबसे अच्छा स्पॉन्सर मैं ही बन जाऊंगा। वो अच्छा स्पॉन्सर बनने के चक्कर में मैं मेरे काम को ही भूल जाता। मैं अपने स्पॉन्सर को खुश करने के लिए और उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को भूल जाता। क्या है और चाइल्डिश है, मेरे अंदर में समझ ही नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में तीसरा कॉलम होने के बाद में चौथे कॉलम से सही कार्य चालू होता है। रिजेंटमेंट की लिस्ट, फियर की लिस्ट यही निकल के आ जाएंगी। सेक्सुअल कॉन्डक्ट क्या है? सेक्सुअल कॉन्डक्ट में क्या मेरी पोजीशन बताना है? क्या मैंने वो कौन से वीडियोस देखे, कौन से क्या देखे, कैसे रिलेशंस? मेरे नैतिकता की मूल्य क्या है? नीतिमत्ता है कि नहीं है मेरे अंदर? मैं एक इंसान हूं कि जानवर ही हूं आज भी? मेरी जानवर की सोच है क्या? मैं सिर्फ मादा करके देख रहा हूं या स्त्री को एक स्त्री का सम्मान दे रहा हूं, एक तरफ देवी करके, एक शक्ति का स्रोत करके, मां शक्ति करके पूजा करता हूं, और दूसरे तरफ एक वस्तु करके वापरता हूं, एक लक्ष्मी करके धन की जगह पे रखता हूं, और दूसरे तरफ इस्तेमाल का एक खिलौना समझता हूं। क्या है मेरे तत्व? अगर मैं इनमें से अपने सही धरोहर को, सही तत्वों को, मूल्यों को, अच्छे बुरे की, सच और झूठ की पहचान करने की अगर मैं प्रक्रिया में नहीं जाता हूं तो झूठ की जिंदगी, एक भ्रम की जिंदगी, एक सपनों की जिंदगी, एक भ्रमित जिंदगी ही मैं जीऊंगा। मैं सच्चाई पे कभी आ ही नहीं पाऊंगा, सत्य पे कभी आ ही नहीं पाऊंगा। ये इतना डिफिकल्ट है, ये इतना आसान है। अगर मेरे मन की तैयारी है, इच्छा की तैयारी है पूर्णतः, तो ईमानदारी आएगी, खुला मन आएगा, सब आएगा। अगर मेरे को दोबारा उस दलदल में नहीं जाना है तो बहुत आसान हो जाएगा। चौथे कॉलम में आता है कि वेयर आई वॉज रॉन्ग, मैं कहाँ गलत था इसमें? जो गलत मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। मैंने तो लोग, परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, भगवान, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, माता पिता, मेरे मित्र, मेरे साथी, ये सब कैसे गलत है, यही तो उंगलियां मैं दिखाते रहा। मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैंने कहाँ गलतियां की। मेरा सेल्फ विल कहाँ था, सेल्फिशनेस कहाँ था, सेल्फ सीकिंग कहाँ था? हाउ आई वॉज सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ सेंटर्ड। अगर सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल माई ट्रबल्स, अगर ये सेल्फ विल रन राइट था, मेरे जिंदगी में आया हुआ तूफान का मैं ही जिम्मेदार था, तो हाउ, कैसा, हाउ इट वर्क्स? जाने बिगड़, समझे बिगड़, मेरे पास में क्या है, मेरी साली फ्यूज कहाँ उड़े हैं, मेरा पावर सोर्स से मैं कैसा दूर चले गया हूं। आई हैव लॉस्ट दैट पावर एंड दैट इज व्हाई आई एम पावरलेस। अगर इसको अगर मैं नहीं समझूंगा तो इसको निकालने को या इसको छोड़ने के लिए मैं तो ये बोलूंगा, मैं क्यों माफ करूं, मैं किस लिए माफ करूं? उसने तो मेरे साथ में ऐसा किया, क्योंकि मेरे को मेरी गलती तो दिखेंगी ही नहीं कि मैंने उसको इंस्टिगेट क्या किया था, मैंने किस प्रकार उसको वैसा करने पे मजबूर कर दिया था। भाई ये चौथा पांचवा कदम मुक्तता का है। नाउ आई एम गोइंग टू हैव दैट आर्च। अगर ये नहीं करूंगा, इसको नहीं, कार्यक्रम की प्रक्रिया इतनी आसान है कि इसको अगर मैं करने बैठ जाऊं ना, तो मैं एक बार सोच लूं कि मेरे लिए क्या आवश्यक है। नौकरी पानी, काम धंधा, मेरे रिश्ते नाते संबंध, या मेरा जीवन, मेरा जिंदा रहना अगर इस पे निर्भर करता है, मेरा जीवन ही दाव पे लग गया है, सारा फांसी का फंदा गले में है, और मैं काम धंधे पे जाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, बॉस मेरे को काम धंधा करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को फलाना करना है, मेरे को फलाना करना है। अरे भाई, फांस के फंदे को लेके तू ये करने की सोच रहा है? फिर से पैसा, फिर से संबंध, फिर से जो कर करके थक गया, उसी में वापस जा रहा है।
पहले अपने आप को बचाना कैसा, इस फंदे में से बाहर निकलना कैसा, ये फंदा छुड़ाना कैसा, ये तो समझ ले। पहले आजाद तो हो जा, अपनी जिंदगी को बचा के रखना कैसा है, जीवन जीना कैसा, ये तो समझ ले। अगर जान है तो जहान है, जिंदगी से बढ़कर अगर कुछ नहीं है, और जिंदगी जाने को आ गई, वहां से मैं लौट के आ रहा हूं, और अब भी अगर संभल नहीं पा रहा हूं, तो कौन संभालेगा भाई मेरे? घर वालों ने संभाल लिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप ने अनेक बार संभाल लिया, आ बैठ अश्विन, आ बैठ अश्विन, आ बैठ अश्विन, मगर मैं अपने फंदे को पकड़ के ही बैठा हूं, और इधर प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान तू मेरे मैं के बंधन से मेरे को मुक्त कर, और ये मेरा मैं का बंधन मुक्त करने की ये प्रक्रिया जो है, उसमें से मैं गुजरने को ही तैयार नहीं। पांचवा कदम एक ऐसा लेखा जोखा है, और उसका बयान है मेरे स्पॉन्सर के सामने, कि जिससे मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूं, जो रखना ही नहीं चाहता, जिसको रख रख के मैं मेरी जिंदगी जल गई, पूरी तहस नहस हो गई। अब वो भी आज भी ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स जो है, जो मेरे जिंदगी के सबसे बड़े घातक भाग है, वही पकड़ के रखने को मैं तैयार हूं। अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है, अरे मत समझने देना भाई, मगर ये तो समझ में आता ना कि अच्छा बुरा क्या है, उतना तो समझ में आता ना। इतना तो समझ में आ रहा ना कि किन बातों को पकड़ के रखना अच्छा है, किन बातों को पकड़ के रख रख के मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूं। थोड़ी सी शुरुआत तो कर, थोड़ी सी तो राहत देख, एक आध्यात्मिक अनुभव तो देख, हल्का कैसा लगता है वो तो देख, और बाद में इस प्रक्रिया को जिंदगी भर करते ही रहना है, हर हमेशा ये चलते ही रहने वाला है। मेरी मनोदशा को न बिगड़ने के लिए मेरे को बार बार मूल्यांकन करना है, हर पल करना है, हर क्षण करना है, उसके लिए एक ताकत मेरे साथ में आ जाएंगी मेरे को रोकने वाली। अभी अमन जो बोल रहा था, इच्छा होती है, मन में विचार आता है, जाके उठा लू, चोरी कर लू, मगर रोकने वाला आवाज भी आता है, यस। और वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो पहले भी था, बहुत कमजोर था, और बोल रहा था कि देख तेरे को बताया था ना मत कर, तूने किया ना, अब परिणाम भोग। अब वो आवाज मेरे को करने ही नहीं देता, क्योंकि इंटरवेंशन आ जाता है। दैट इज हाउ दिस वर्क्स। और करके मेरे भाइयों, ये प्रक्रिया को आगे बढ़ो। थैंक यू।